हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। आज हम हिंदी पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आज है थोड़ा हम स्पीड से करने वाले हैं। सिर्फ आप अपने आप को एनालाइज कर पाए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चन में से अगर 40 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो वाकई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। पहला सवाल देखते हैं। कक्षा 3 की शिक्षिका विद्यार्थियों को एक चित्र दिखाकर पहले उस पर चर्चा कराती है, फिर उनसे अपने अनुभव साझा करने और अंत में एक छोटा अनुच्छेद लिखने को कहती है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या यहाँ पर टीचर कोई रटवाने की बात कर रही है? नहीं कर रही है। व्याकरण केंद्रित शिक्षण, क्या यहाँ पर व्याकरण की बात हो रही है? नहीं हो रही है। जहां पर भी बच्चे से अपने अनुभव साझा कराए जाए, बच्चे की अभिव्यक्ति को बढ़ाया जाए, तो वो कौन सा है? भाषा का सामाजिक एवं अर्थपूर्ण प्रयोग है। सामाजिक क्या है? यहाँ पर बच्चे ग्रुप्स में सीख रहे हैं, अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, केवल लेखन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में आगमन विधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या है? कौन सी विधि? आगमन विधि। शिक्षक पहले नियम बताकर फिर उदाहरण देता है, ये तो आपकी निगमन विधि है। कौन सी? निगमन विधि है। न से नी से निगमन, नी से नियम, तो ये तो नहीं होगा। विद्यार्थी अनेक उदाहरणों का अवलोकन करके स्वयं नियम तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब टीचर उदाहरण बताता है, उदाहरण से नियम की तरफ जाना ही आपकी आगमन विधि होती है। आगमन और निगमन विधि से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निगमन, नियम से उदाहरण की तरफ जाना निगमन, और उदाहरण से नियम की तरफ जाना आगमन। शिक्षक केवल परिभाषा याद करवाता नहीं है, विद्यार्थी के पाठ मौन पठन करते हैं, ये भी नहीं है। जहां पर भी मौन पठन की बात आ जाए, जहां पर भी केवल की बात आए, वो ऑप्शन तो आपका वैसे भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। कक्षा में भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थी की भाषा पृष्ठभूमि और अनुभवों को समझाना क्यों आवश्यक होता है? ताकि सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार से पढ़ाया जा सके। सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रकार से आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाना है। हर एक बच्चे के लिए आपको अलग अलग मेथड का यूज करना है, ताकि शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ा सके। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना भी उद्देश्य कभी नहीं होता। ताकि शिक्षण को विद्यार्थियों के जीवन से जोड़कर अर्थपूर्ण बनाया जा सके। जो भी ऑप्शन बच्चे को सक्रिय बताता है, जो भी बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़कर बच्चे को पढ़ाने की बात करता है, वही आपका मोस्ट अप्रोप्रिएटली सही आंसर होता है। और जहां पर केवल दिया है वो ऑप्शन तो आगे आप पढ़ना ही मत, वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा शिक्षण में शब्द अर्थ की समझ विकसित करने के लिए शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या करना है? बच्चे में शब्द अर्थ की समझ है विकसित करनी है। बच्चों के कठिन अर्थ याद करने के लिए कहना चाहिए। अगर वो याद कर लेगा तो समझ तो डेवलप उसकी होगी ही नहीं, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। शब्दों के संदर्भ, चित्र, क्रिया और अनुभव से जोड़ना चाहिए। शब्दों को वाक्य में प्रयोग करने का अभ्यास करना चाहिए। शब्दों की वर्तनी लिखवा कर अर्थ पूछना चाहिए। बच्चे ने वर्तनी लिखी और उससे अर्थ अर्थ पूछ रहे हैं, तो क्या उससे समझ विकसित हो रही है? शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके अभ्यास से क्या उसकी समझ विकसित हो रही है? जहां पर भी अभ्यास करने की बात होती है, जहां पर भी बार बार प्रैक्टिस करने की बात होती है, वहां पर बच्चा रट्टाफिकेशन करता है, वहां पर बच्चे में समझ डेवलप नहीं होती है, तो ये भी गलत हो गया। शब्दों का संदर्भ, किस संदर्भ में प्रयोग हो रहे हैं? चित्र, क्रिया और अनुभव। जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव होगा उतना ही वो ऑप्शन सही होगा। कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा लिखित अनुच्छेदों पर शिक्षिका केवल त्रुटियां बताने की बजाय उनकी सराहना करते हुए सुधार के सुझाव देती है। यह किस सिद्धांत पर आधारित शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? अनुशासनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण, रटकर याद करने वाला। क्या यहाँ पर टीचर रटवा रही है? यहाँ पर टीचर रटवा नहीं रही है। यहाँ पर क्या कर रही है? केवल त्रुटियां बताने, केवल त्रुटियां नहीं बता रही, बल्कि उनकी सराहना करते हुए, सराहना करते हुए उसमें सुधार की आपको सुझाव दे रही है। यहाँ पर क्या कर रही है? वो समर्थन कर रही है और प्रोत्साहन आधारित शिक्षण दृष्टिकोण है। परीक्षा केंद्रित में तो जहां पर मार्क्स लाने की, अंक लाने की बात होगी तो वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
भाषा शिक्षण में शिक्षक द्वारा कहानी, नाटक, कविता आदि का उपयोग करके पाठ को जीवंत और रोचक बनाना किस विधि का उदाहरण है? क्या बनाना है? पाठ को रोचक बनाना है। रोचक कब बनेगा? जब विद्यार्थी सेंटर में होगा। रोचक जब बनेगा जब विद्यार्थी की नीड को, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। व्याकरण अनुवाद विधि है? नहीं, व्याकरण अनुवाद विधि बिल्कुल भी नहीं है। श्रवण और मौखिक विधि है, साहित्यिक विधि है, या समन्वित भाषा शिक्षण विधि है? ये कौन सी विधि है? समन्वित भाषा शिक्षण विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को समूह में चर्चा करने के बाद अपने विचार लिखने के लिए कहा जाता है। समूह में चर्चा की, उसके बाद उसे विचार लिखने के लिए कहा गया। यह गतिविधि भाषा शिक्षण के किस दृष्टिकोण को दर्शाती है? भाषा का सामाजिक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण, बिल्कुल सही बात है। जहां पर भी आपसे समूह में सीखने की बात होती है सो सॉरी समूह में चर्चा की और उसके बाद अपने विचार लिखने की बात हो रही है, तो वो कौन सी है आपकी? सामाजिक एवं सहयोगात्मक दृष्टिकोण है। रटकर याद करने की बात नहीं हो रही, व्याकरण केंद्रित भी नहीं है, केवल लेखन भी नहीं है। भाषा शिक्षण में त्रुटि को सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा क्यों माना जाता है? जब बच्चा सीख रहा होता है तो उससे गलतियां होती हैं, यानी त्रुटि है, ये स्वाभाविक हिस्सा है। क्योंकि त्रुटि होने पर विद्यार्थियों को दंड देना आवश्यक होता है। बच्चे को दंड तो आपको देना ही नहीं है, ये दंड है, ये अगेन एक नेगेटिव कीवर्ड है। अगर कहीं पर भी बच्चे को निरुत्साहित करने की बात आ जाए, दंड देने की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं होगा। क्योंकि त्रुटि से विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता चलता है और उसे सुधार का अवसर मिलता है। जहां पर भी बच्चा गलतियां कर रहा है, उस एरिया का आपको पता चल जाता है कि बच्चा यहाँ पर गलतियां कर रहा है, ताकि उसे सुधारा जा सके। ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि त्रुटि शिक्षकों को पता चलती है कि शिक्षण सफल नहीं है। क्योंकि त्रुटि को नजरअंदाज करने के लिए भाषा सीखना, त्रुटि को नजरअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना। त्रुटि है, शिक्षकों को पता चलता है कि शिक्षण सफल नहीं है, ये बात ठीक है। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टीचर को तो पता लग गया बच्चा नहीं परफॉर्म कर पा रहा, कहीं ना कहीं कमी है। अब उस कमी को किस तरीके से सुधारा जाए, तो बेहतर ऑप्शन ये होगा, ना कि बी। तो बी मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये उद्देश्य लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को विदेशी भाषा की ओर अधिक आकर्षित करना चाहिए, जैसे आजकल हो रहा है। इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको आकर्षित किया जा रहा है कि इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी भी काम के इंसान नहीं हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए। केवल व्याकरण का अभ्यास कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। विद्यार्थियों को पहले से उपलब्ध अनुभव और समझ के आधार पर सीखने को सुगम बनाना, पाठ्यक्रम को अधिक कठिन बनाना ताकि विद्यार्थी अधिक मेहनत करे। पाठ्यक्रम को कठिन नहीं बनाना है, पाठ्यक्रम को आपको फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है। जहां पर भी आपको लगे कि बच्चे पाठ्यक्रम है इससे नहीं सीख पा रहे, तो उसमें आप परिवर्तन कर सके, चेंज कर सके। कठिन नहीं रखना है, बच्चों के अकॉर्डिंग रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में बहुसाक्षरता यानी मल्टी लिटरेसीज दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्य, देखो केवल आ गया, हटा दो। व्याकरण और शुद्ध लेखन पर विशेष ध्यान देना, विभिन्न माध्यमों एवं संदर्भों से अर्थ निर्माण की क्षमता विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। केवल डिजिटल, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जो व्याकरण अनुवाद विधि है, ये कोई बहुत अच्छी विधि नहीं है। क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि है ये टीचर सेंटर्ड है, यानी ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। तो वो बहुत बेहतर नहीं है, तो उसके साथ आप नहीं जाइएगा। भाषा शिक्षण में प्रासंगिक आधारित शिक्षण यानी कॉन्टेक्चुअल टीचिंग दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा को रोजमर्रा की जीवन की स्थितियों से जोड़कर सिखाता है, बिल्कुल सही बात है। प्रसंग आधारित शिक्षण वही है कि जो बच्चे की डेली लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं, जो उसके
रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं उनके साथ जोड़कर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वही सबसे बढ़िया होगा। केवल है तो हटा दो। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करना है, रटवाना नहीं है, मेमोराइजेशन नहीं करनी। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी कर रहे हैं, चाहे आप सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं, जहां पर भी ये नेगेटिव वर्ड्स जो मैं आपको सर्कल करके दे रही हूँ, जहां पर भी ये दिख जाए वो ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा। भाषा को विदेशी भाषा के रूप में सिखाना, क्यों सिखाना, क्यों इतना, भाषा ही तो है, नहीं करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भाषा शिक्षण के अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देती है? अच्छा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात किसने की थी ये आप जरा मुझे कमेंट करके बताओ, अगर यही हो और पढ़ाई कर रहे हो तो। शब्दों को की वर्तनी को रटकर याद करवाना नहीं है, बाजार जाकर वस्तुओं के नाम नोट करना और उनके बारे में बोलना और लिखना है। कविता की पंक्तियों को लिखकर याद करना है, नहीं है। व्याकरण के नियमों को पुस्तक में पढ़कर दोहराना नहीं है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी अनुभव, बच्चा अनुभव कहाँ बना रहा है? जब वो बाजार में जा रहा है, वस्तुओं के नाम नोट कर रहा है और उनके बारे में बोल रहा है और लिख रहा है, तभी तो उसके एक्सपीरियंस बनेंगे। अनुभव जब भी बनाने की बात होती है तो अनुभव है वो हमेशा करके बनते हैं। कैसे करके बनते हैं? जब बच्चा सक्रिय होता है, जब बच्चा एक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? जहां पर भी संप्रेषण यानी आपस में बातचीत की बात हो रही है तो ये कहा गया है कि जितना ज्यादा बच्चा ग्रुप में सीखेगा, समूह में सीखेगा, एक दूसरे से जितनी ज्यादा वो बात करेगा वो उतना ही अच्छा मेथड है। तो भाषा के व्याकरणिक नियमों को रटवाना नहीं है, भाषा संरचना का विश्लेषण कराकर नियमों की खोज करवाना है। सीखने वाले को वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना है। केवल ये तो आप हटा दोगे। अब आप फंसोगे बी में और सी में। आप मुझे कमेंट करके बताना जरा कौन सा आंसर ठीक है। कौन से की बात हो रही है? संप्रेषणात्मक यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहां पर हो रहा है? देखिए, भाषा संरचना का विश्लेषण कराकर नियमों की खोज करवाना, नियमों की खोज कर रहे हैं यहाँ पर। और सीखने वाले को वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रयोग करने योग्य बनाना। जब बच्चे के सामने 5-7 लोग हों तो उनके साथ वो अच्छे से बात कर सके, अपनी बात रख सके, उनकी बात समझ सके। यही आपकी संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य होता है। खोज करना, ये डिस्कवरी मेथड खोज विधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने में कहानी कथन विधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? कौन सा है? कहानी कथन यानी स्टोरी टेलिंग, कहानी कहकर बच्चे को सिखाना। छात्रों का ये ध्यान भटका दिया तो फिर पढ़ाओगे किसे? नहीं। नैतिक उपदेश देकर छात्रों को सिर्फ अनुशासित करना। आप बच्चे को कितने ही नैतिक उपदेश दे लो, अगर बच्चे जब तक इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जब तक बच्चों की रुचि नहीं होगी, उसे आप नहीं सिखा सकते। भाषा कौशलों के समन्वित विकास के साथ कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता का संवर्धन करना बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों में कल्पना शक्ति डेवलप करें, आप उनके सामने कोई भी एक समस्या रखें और उस पर सोचने के लिए उसे प्रोत्साहित करें। बाधित नहीं करना है, क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। जब वो छोटा सा एक स्टेप ले तो उसे प्रशंसा करें, तारीफ करें, चॉकलेट दें, टॉफी दें। उससे उसे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा मिलती है और उसकी लर्निंग और ज्यादा बेहतर होती है। पाठ्य पुस्तक के पाठों को बिना किसी बदलाव के याद करवाना। पाठ्य पुस्तक की बुक में जो भी गिवन है उसको पढ़वाना, उसको याद करवाना, सिलेबस कंप्लीट करवाना, ये कभी भी टारगेट होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में विषय वस्तु और भाषा का एकीकरण यानी कंटेंट लर्निंग इंटीग्रेशन दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
कौन सा दृष्टिकोण है? विषय वस्तु और भाषा का एकीकरण करना है। व्याकरण के नियमों को अलग से पढ़कर भाषा शुद्धता को बढ़ाना नहीं है। केवल भाषा कौशल नहीं है, क्योंकि केवल देखते ही हट जाना है। छात्रों को रटने पर आधारित नहीं है। अब अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता, तो आपको ये पता है कि ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर आपका ये ही हो जाएगा। ये भी एक अप्रोच होती है क्वेश्चन सोल्व करने की। सो सॉरी, गला सूख रहा है थोड़ा सा। ये क्या है? आपको पता है कि 3 ऑप्शन गलत है, आपको गलत क्या है उसको निकालना आना चाहिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है क्वेश्चन सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में भाषा के 4 कौशल। 4 कौशल कौन से हैं? सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। ये इसी सीक्वेंस में होता है। पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। यहाँ पर कंफ्यूजन आपने देखा होगा कई बार, किन किन के बीच में कंफ्यूजन था? कोई कह रहा था कि पहले लिखना होता है फिर पढ़ना होता है, कोई कह रहा था पहले पढ़ना होता है फिर लिखना होता है। ये मुझे कमेंट करके बताना। एक एकीकृत शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पाठ्य, सिर्फ व्याकरण, गलत। भाषा के सभी कौशलों को समन्वित विकास करना ताकि प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित हो सके। परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कभी भी जब कोई ऑप्शन आपको ये बता रहा हो कि परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने हैं या अपने पड़ोसी से कंपटीशन करना है, वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। जब आप 4 कौशल हैं, इन चारों कौशल को एक साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे में ये चारों कौशल डेवलप करना चाहते हैं। और जब आप ये चारों कौशल का विकास बच्चे में कर देंगे, तो भाषा के सभी कौशल को समन्वित विकास करना ताकि प्रभावी संप्रेषण क्षमता विकसित हो सके। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में भाषा कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का समन्वित विकास क्यों आवश्यक है? समन्वित विकास है वो आवश्यक क्यों है? क्योंकि ये कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि केवल पढ़ना नहीं, क्योंकि इन कौशलों के समन्वित विकास से भाषा का संपूर्ण और प्रभावी उपयोग संभव हो पाता है। जब तक बच्चे में ये चारों कौशल डेवलप नहीं होंगे, तो वो संपूर्ण और प्रभावी उपयोग नहीं कर पाएगा। क्योंकि बोलने और सुनने के कौशल स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं, इन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, बोलना और सुनना है ये हो जाते हैं, अपने आप स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं, लेकिन फिर 2 ऑप्शन तो आपने छोड़ दिए। 2 कौशल पढ़ना और लिखने की तो बात आपने की ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन अपने आप में पूरा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में बहुसाक्षरता दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ पारंपरिक पाठ्य पुस्तक, गलत। केवल पढ़ने को लेकर, गलत। आगे पढ़ना ही नहीं है। विभिन्न माध्यमों और संदर्भों में अर्थ निर्माण की क्षमता करना। भाषा शिक्षण को केवल व्याकरण। क्या आप ये अप्रोच समझ पा रहे हैं? आपको किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स जरूर पकड़ना सीखें। आपको पूरा सिलेबस रटने की जरूरत नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है? अब आप कहेंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो भी इस तरीके के, और एक ही तरीके के जब आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में टिकती हैं। तो अभी जितने ज्यादा एमसीक्यूज आप लगा पाए उतने लगाने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में कार्य आधारित अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी टास्क बेस्ड लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण के नियमों को याद क्यों कराना है? शब्दों की वर्तनी और उच्चारण का अभ्यास करवाना। मैंने बताया था जहां पर भी केवल अभ्यास की बात आती है तो वो ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा। कार्य करते हुए भाषा के प्रयोग के माध्यम से संप्रेषण क्षमता विकसित करना। पाठ्य पुस्तक के पाठों को दोहराना भी नहीं होता। दोहराना, अभ्यास, ड्रिल, प्रैक्टिस वही चीज हो गई। कार्य करते हुए, टास्क बेस्ड लर्निंग क्या है कि बच्चे को कोई भी एक काम दे दिया, बच्चा उस काम को करते हुए, उस काम के करते हुए भाषा का प्रयोग कर रहा है। जैसे बच्चों को एक डिबेट कंपटीशन दे दिया, एक डिबेट का टास्क दे दिया, काम दे दिया। जब बच्चे डिबेट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं,
तो वो सुनना भी सीख रहे हैं, बोलना भी सीख रहे हैं, अपने विचार भी रखना सीख रहे हैं। तो ये है आपकी टास्क बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात कौन करते हैं? वाइगोस्की। कौन करते हैं? वाइगोस्की। क्या मैंने ये सही लिखा है? मुझे लग नहीं रहा मैंने सही लिखा है, देख लीजिएगा। वाइगोस्की साहब है, वो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। छात्रों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा, कभी भी बच्चों में कंपटीशन नहीं करवाना। सीडीपी में भी पूछा जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में भी पूछा जाता है, मैथ्स में भी, एसएससी में भी, सॉरी एसएसटी में भी। प्रतिस्पर्धा, आपने कंपटीशन बच्चों में कभी भी नहीं करवाना है। शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को रटकर याद नहीं करवाना है। केवल समूह में कार्य पूरा कर अंक प्रदान करना। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या है? केवल, फिर क्या कह रहे हैं? समूह, समूह में कार्य। समूह में काम करना तो अच्छा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग यही है कि समूह में काम करना है, लेकिन केवल समूह में कार्य पूरा कर अंक प्राप्त करना, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। सिर्फ अंक देना ही नहीं होता है, तो क्या होता है? छात्रों में परस्पर सहयोग, संवाद और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को पहले अपनी मातृभाषा में विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी टीचर कह रहा है कि जो भी तुम्हारी भाषा है, जो भी तुम क्षेत्र से आते हो, जिस भी संस्कृति से तुम आते हो, अपनी वो भाषा बोलो, तुम्हारी जो भी बोली है वो बोली तुम बोलो। और फिर लक्ष्य भाषा में चर्चा करता है। मान लीजिए फिर उसकी लक्ष्य भाषा हिंदी है या उर्दू है या फारसी है या इंग्लिश है, पहले मातृभाषा में किया, क्षेत्रीय भाषा में किया, अपनी खुद की बोली में किया, उसके बाद लक्ष्य भाषा पर गया। यह रणनीति भाषा अधिगम के संदर्भ में किस सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाती है? भाषा स्थानांतरण यानी लैंग्वेज ट्रांसलेशन सिद्धांत। लैंग्वेज ट्रांसलेशन क्या होता है? हिंदी के वर्ड दिए हुए उसको इंग्लिश में करना या इंग्लिश से हिंदी में करना। आत्म स्फूर्ति अधिगम यानी नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत। नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होती है? जहां पर बच्चा स्वतः ही सीख लेता है। जैसे जो भी हमारे परिवार की भाषा है वो हमारे घर का छोटा बच्चा स्वतः ही सीख लेता है, उसे औपचारिक रूप से सिखाने की जरूरत नहीं होती। बहुभाषिता है या फिर सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है। ये कौन सा सिद्धांत है? क्या ये सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत यानी ये सोशल लर्निंग की बात हो रही है? यहाँ पर सोशल लर्निंग तो होती जब बच्चा समूह में सीख रहा होता। यहाँ पर टीचर क्या करवा रहा है? टीचर अपनी भाषा में तुम व्यक्त करो, फिर लक्ष्य भाषा, यानी दो लैंग्वेज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? बहुभाषिता है। बहुभाषिता को आपको हमेशा सेलिब्रेट करना है, इसको बाधा नहीं मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। भाषा अर्जन की एक स्वाभाविक एवं अचेतन प्रक्रिया है। भाषा एक्विजिशन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अर्जन है, ये स्वाभाविक है और अवचेतन प्रक्रिया है, यानी इस पर आप अपना कोई चेतन मन नहीं लगाते, जो बिना औपचारिक शिक्षण के भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, जो भी हम अपने परिवार की भाषा सीखते हैं वो हमारा भाषा अर्जन ही होता है। भाषा सीखना औपचारिक एवं सचेत प्रक्रिया है जिसमें नियमों और संरचनाओं को समझना शामिल है। भाषा अर्जन और भाषा सीखना दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप इंग्लिश सीखने के लिए आप इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं? औपचारिक रूप से आप उसमें सीख रहे हैं और आप अपना दिमाग भी उसमें लगा रहे होते हैं, जिसमें नियमों को और संरचनाओं को आप समझते हैं। यानी पहला और दूसरा दोनों बिल्कुल ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या है? व्याख्या नहीं है, दोनों सही है। क्या है ऑप्शन? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को समूह चर्चा, जोड़ी कार्य और विभिन्न भाषाओं में शब्द संसाधन का उपयोग करने का अवसर देता है। इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है?
ताकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग कम किया जा सके। लक्ष्य भाषा का प्रयोग कम क्यों करना है, नहीं करना है, ताकि सभी भाषाओं को समान रूप से पढ़ाया जा सके, ताकि बच्चों में भाषाई विविधता के प्रति आदर और समावेशन की भावना विकसित हो, ताकि बच्चे अनुवाद पर निर्भर होकर भाषा सीख ले। ये तो सब गलत पर कर पाएंगे। बी और सी में क्या फर्क है समझिए। बहुभाषी कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को क्या करवा रहा है, समूह चर्चा, 4 से 5 बच्चों का समूह बना दिया, उसमें चर्चा कर रहे हैं, जोड़ी कार्य हो रहा है और विभिन्न भाषाओं के शब्द संसाधन का उपयोग करने का अवसर देता है। तो इसमें बच्चों में भाषी विविधता के प्रति आदर और समावेशन, यानी बच्चा चाहे कोई भी भाषा बोल रहा है, जब एक ग्रुप में 5 बच्चे होंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे, तो वो पांचों बच्चे एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से दूसरे की भाषा सीखेंगे, और ताकि सभी भाषाओं को समान रूप से यहाँ पर पढ़ाने की तो बात हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बच्चों को कहानी पढ़ने के बाद उस कहानी का नाट्य रूपांतर करने के लिए कहता है। कहानी पढ़ने के बाद रोल प्ले यानी नाट्यक रूपांतरण करने की बात करता है। इस गतिविधि को बच्चों की भाषा अधिगम पर सबसे अधिक क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ये जो गतिविधि हो रही है तो भाषा अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को केवल पढ़ने की गति में सुधार होगा, क्या यहाँ पढ़ने की बात हो रही है, पढ़ने के बाद नाट्य रूपांतरण हुआ है उसकी बात हो रही है। बच्चे केवल, ये तो पहले ही गलत हो गया। बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति, समझ और सहयोग और सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा में एक बच्चे द्वारा लिखा गया वाक्य है, मैं बाजार गया और मेरा दोस्त मिले। बच्चे ने एक वाक्य क्या लिखा है, मैं बाजार गया और मेरा दोस्त मिले। शिक्षक ने पाया कि बच्चे से क्रिया के लिंग और वचन में त्रुटि हुई है। इस स्थिति में शिक्षक का सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या होना चाहिए। त्रुटि को तुरंत सुधार कर सही वाक्य लिखने को कहें, पूरे वाक्य को गलत बताते हुए पुनः लिखने को कहें, त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित कर सही रूप से स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित करें, त्रुटि पर कोई ध्यान न देते हुए आगे बढ़ जाएं। जब भी बच्चा कोई भी गलती करता है तो ना तो आपको गलती को ऐसे ही छोड़ देना, आगे नहीं बढ़ जाना। अगर आप आगे बढ़ गए तो बच्चे को उस गलती का समाधान कौन कराएगा, ये तो गलत हो गया। पूरे वाक्य को गलत बता दे और पुनः लिखने को कहें, आपने गलत तो बता दिया लेकिन बच्चे को जैसा आता था, बच्चा वो तो ऑलरेडी लिख चुका है, दोबारा लिखेगा तो भी गलती करेगा, तो ये भी अप्रोच सही नहीं है। त्रुटि को तुरंत सुधार कर सही वाक्य लिखने को कहें, कहें कि तुरंत आप त्रुटि सुधारो और सही वाक्य लिखो, नहीं। त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित करना है, बच्चे को बताना है कि ये गलती क्यों हुई है, और इस गलती का कभी भी कंप्लीट सॉल्यूशन टीचर नहीं देगा। टीचर एज ए फैसिलिटेटर होगा, एज ए सुविधा दाता होगा, बच्चे की मदद करेगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक छात्र मैं स्कूल गया और वहां खेला, मैं स्कूल गया और वहां खेला, वाक्य में गया के स्थान पर जाया लिखता है। इस त्रुटि पर शिक्षक को सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या देनी चाहिए। उसने गया को क्या लिखा, जाया लिखा। तुरंत बताना चाहिए कि गया की जगह हमेशा गाया ही लिखते हैं, ये तो गलत हो गया। पूछना चाहिए कि उसने जाया क्यों लिखा और सही रूप तक पहुंचने में उसकी मदद करनी चाहिए। हो सकता है उसने जाया इसलिए लिखा हो कि उसके क्षेत्रीय भाषा में ऐसा कहते हो, तो बच्चे ने जाया लिख दिया, या फिर हो सकता है उसे कोई और प्रॉब्लम हो, तो बच्चे से पूछा और उसकी सही रूप तक पहुंचने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक भाषा शिक्षक कक्षा में बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से अवलोकन करता है, बच्चे की प्रगति को डेली देख रहा है, छोटे छोटे गतिविधियों के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है और आवश्यकता अनुसार अपनी शिक्षण योजना में बदलाव करता है। किस प्रकार का मूल्यांकन का उदाहरण है, समापन, सम्मेटिव, ये तो कक्षा का जो पूरी क्लास का जो एग्जाम होता है एंड ऑफ द ईयर, यानी जो साल के अंत में परीक्षण होता है, टर्म के एंड में जो परीक्षण होता है वो समापन होता है।
मानदंड संदर्भित यानी नॉर्म बेस्ड होता है, जहां पर बच्चों में आपस में कंपटीशन हो रहा होता है। जितने भी आप एग्जाम देते हो, आप केवीएस देंगे, एनवीएस देंगे, ये सारे कौन से हैं? नॉर्म्ड बेस होते हैं, जहां पर आप दूसरे बच्चे के साथ कॉम्पीट कर रहे होते हैं, जहां पर आपको टॉप में आना होता है। ये कौन सा मूल्यांकन है? ये फॉर्मेटिव है, यानी ये रचनात्मक है, रूपात्मक है। जब टीचर पढ़ाते टाइम ही बच्चों का हर दिन ऑब्जर्वेशन कर रहा है, हर दिन मूल्यांकन कर रहा है, वो आपका फॉर्मेटिव होता है। और क्राइटेरिया जो आप सीटेट देने वाले हैं कि आपको 90 नंबर लेने हैं, ये आपका क्राइटेरिया है, तो ये क्राइटेरियन बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ने कक्षा में बच्चों को एक कहानी पढ़ने के लिए दी और कहा कि वे कहानी का अंत बदल कर लिखें। कहानी पढ़ने को दी और कहा कि जो अंत हो रहा है इस कहानी का, उसको आप बदल कर लिखें। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य बच्चों के किस कौशल का विकास करना है? याद करना, क्या यहाँ याद करवाने की बात हो रही है? नहीं होगा। व्याकरणिक नियमों को याद करवाना नहीं होगा। तेजी से पढ़कर जानकारी खोजने का कौशल, रचनात्मक लेखन और कल्पना शक्ति का विकास, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को आप खुद सोचने के लिए कह रहे हैं, तो जब बच्चा सोचेगा तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा। छात्रों को अपने विचार स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए किस गतिविधि का आयोजन करना सबसे अधिक उपयोगी होगा? अब बच्चा अपने विचार स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाए। साप्ताहिक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, शब्दार्थ याद करवाना नहीं होगा, पाठ का मौन पठन नहीं होगा, व्याकरण के नियम पढ़ाकर उदाहरण लिखवाना भी नहीं होगा। आप बच्चे को वाद विवाद करवाएं, डिबेट कंपटीशन करवाएंगे, तो बच्चा सुनना, बोलना, अपनी अभिव्यक्ति करना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा कौशल का विकास के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे अधिक उपयोग प्रभावी रूप से करनी चाहिए? व्याकरण के नियमों को रटवाना नहीं है, बच्चों से वार्तालाप और कहानी सुनना बिल्कुल सही बात है, कविता को कंठस्थ करवाना नहीं है, केवल नहीं है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। भाषा अधिगम में आशय ग्रहण यानी कॉम्प्रिहेंशन के विकास के लिए शिक्षक को किस प्रकार की गतिविधि को अधिक बल देना चाहिए? टीचर को किस प्रकार की गतिविधि को अधिक बल? सिर्फ पाठ रटवाना नहीं है, केवल व्याकरण नहीं है, प्रश्नोत्तरी और समझ आधारित घटना चर्चाएं करवाना, केवल शब्दों के वर्तनी का अभ्यास पर ध्यान देना। अभ्यास, ये भी गलत हो गया। क्या आप क्वेश्चन 20 सेकंड में सोल्व कर पा रहे हैं? केवल कीवर्ड्स पकड़ कर कि ये है तो ये नहीं होगा, ये है तो ये नहीं होगा, तो मुझे बताना आप। कक्षा 4 की एक विद्यार्थी अनुच्छेद पढ़ लेते समय कई शब्दों को छोड़ देते हैं और बीच बीच में रुककर अंदाजा लगाता है, जिससे उसका अर्थ बदल जाता है। शिक्षक के रूप में आपकी सबसे उपयुक्त प्राथमिक रणनीति क्या होगी? उसे प्रतिदिन कठिन अनुच्छेद पढ़ने को दें ताकि उसकी गति बढ़े। उसके साथ मिलकर शब्दों की शुद्ध पहचान, ठहराव और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। उसे पहले संपूर्ण अनुच्छेद चुपचाप पढ़ने को देना तो गलत हो गया, उसे केवल मुख्य गलत हो गया। उसे प्रतिदिन कठिन अनुच्छेद पढ़ने को देना ताकि उसकी गति, लेकिन उसे तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना। उसके साथ मिलकर शब्दों के शुद्ध पहचान करवाना, ठहराव और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शिक्षण में भाषा कौशलों यानी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल कौन से? 4 भाषा कौशल कौन कौन से? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना का विकास किस उद्देश्य से किया जाता है? केवल, गलत हो गया। व्याकरण के नियमों को रटवाने के लिए, गलत हो गया। विद्यार्थियों में भाषा का प्रभावी, स्पष्ट और सृजनात्मक उपयोग करने के योग्य बनाना। अधिक अंक लाना कभी भी मोटो होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन क्या है? भाषा अधिगम में बच्चों की मातृभाषा का उपयोग कक्षा में वांछनीय है। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे नई भाषा की अवधारणाओं को बेहतर समझ और व्यक्त कर पाते हैं। देखिए,
क्लास, जब भी आप भाषा अधिगम की बात हो रही है, तो अगर बच्चा भाषा, अपनी मातृभाषा का यूज करना चाहता है तो आप उसे नहीं मना करेंगे। सो सॉरी। क्योंकि बच्चे ने अपनी भाषा का प्रयोग करना, भाषा का सीखना, भाषा अर्जन, भाषा ग्रहण बच्चे का कहाँ से हुआ है? अपने परिवार से हुआ है। तो जब वो अपनी भाषा बोलेगा तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति वो बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो आप बच्चे को मातृभाषा का यूज करने दें। मातृभाषा के माध्यम से बच्चे नई भाषा की अवधारणाओं को बेहतर से समझ सकते हैं। बच्चे की मातृभाषा से जोड़कर जब आप उसे कोई एक टारगेट लैंग्वेज यानी नई भाषा सिखाएंगे तो वो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है और व्याख्या भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक शिक्षक बच्चों को से कहानी सुनने के बाद उसका अंत बदलकर लिखने के लिए कहते हैं। कहानी सुनाई, उसके बाद अंत बदलकर लिखना है। कुछ बच्चे कहानी के पात्रों के व्यवहार के कारण बताते हुए नया अंत लिखते हैं। बच्चे लिख रहे हैं नया अंत, और किसके बेस पर? जो पात्रों का व्यवहार था उसके बेस पर। जबकि कुछ केवल कल्पनापूर्ण अंत निकालते हैं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही बात है। व्याकरण और वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान, यहाँ व्याकरण की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। कहानी के मूल विचार और पात्रों के व्यवहार को समझने की क्षमता विकसित करना, ठीक है। लेकिन जब वो उन पात्रों का व्यवहार को समझ रहे हैं तो उनमें सृजनात्मकता ही तो डेवलप हो रही है। ये ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा ठीक ये है, सिर्फ कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षिका ने कक्षा में बच्चों को एक कविता दी और कहा कि अपनी समझ के अनुसार इस कविता का दृश्य यानी चित्र बनाओ। एक कविता दी, उसका चित्र बनाना है। कुछ बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए, लेकिन कविता की पंक्तियां लिखने में कई वर्तनी और व्याकरण संबंधी गलतियां की। जबकि कुछ बच्चों ने ठीक ठाक चित्र बनाए लेकिन पंक्तियां शुद्ध और अर्थपूर्ण लिखी। इस स्थिति में शिक्षिका का सबसे उपयुक्त अगला कदम क्या होना चाहिए? चित्र बनाने पर ही ध्यान दे, पर ही ध्यान दे। लिमिट कर दिया ना, एक ही ऑप्शन नहीं होगा। पूरी कक्षा में शुद्ध पंक्तियां लिखने का अभ्यास कराए। चित्र बनवाना अगली बार के लिए स्थगित कर दे, नहीं होगा। क्योंकि जिस बच्चे को चित्र बनाना आता है वो चित्र बनाएगा, स्थगित नहीं करना। दोनों कमजोरियों, व्याकरण, वर्तनी व्याकरण और चित्रण को सुधारने के लिए अलग अलग कार्य दे। समूह चर्चा कराए जिसमें बच्चे एक दूसरे की चित्रों और पंक्तियों, जहां पर समूह चर्चा की बात हो रही हो, जहां पर बच्चे की अभिव्यक्ति की बात हो रही है, जहां पर भी चर्चा की बात हो रही है, वही ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक ने कविता चंदा मामा दूर के पढ़ाने के बाद बच्चों से कहा कि वो अपने घर के किसी चीज को चंदा मामा के रूप में कल्पना करके उसके बारे में कुछ पंक्तियां लिखें। कुछ बच्चों ने चांद के स्थान पर स्कूल बैग, पंखा, माँ आदि के बारे में लिखा। अलग अलग विशेषताएं बताई। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉरी, मुझे पानी पीना पड़ेगा, एक सेकंड वेट कीजिए। बार बार गला सूख रहा था, सॉरी। बच्चों को केवल, गलत हो गया, बच्चों की वर्तनी और व्याकरण की त्रुटियों का जांच करना है। कल्पना शक्ति, रचनात्मक लेखन और भाषा अभिव्यक्ति की व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ना है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को मेरी पसंदीदा जगह विषय पर अनुच्छेद लिखने को कहा। अधिकांश बच्चों ने केवल स्थान का वर्णन किया, परंतु कारण और अनुभव नहीं लिखे। शिक्षक ने आगे उनसे जोड़े में एक दूसरे की रचनाएं पढ़वाई और उनसे पूछा कि क्या इस अनुच्छेद में क्यों और कैसा महसूस हुआ लिखा गया है। इस शिक्षण रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों को अनुच्छेद लिखन का प्रारूप रटने की बात नहीं हो रही है। जहां पर भी ग्रुप में बात हो रही है यानी वो बच्चे की भलाई के लिए हो रही है। बच्चों की भाषा त्रुटियों को चिह्नित नहीं किया जा रहा है और दंडित तो नहीं करना, दो नेगेटिव कीवर्ड है।
ना तो बच्चों की गलतियों पर लाल गोले, ना लाल पेन चलाना है, ना ही उनको दंडित करना है। सहपाठी प्रतिक्रिया सहपाठी प्रतिक्रिया के स्थान पर आत्म मूल्यांकन और चिंतन से लेखन को बढ़ावा देना। केवल विचारों की संख्या बढ़ाकर नहीं, केवल तो ये ऐसे गलत हो गया। सहपाठी जब प्रतिक्रिया देगा के माध्यम से आत्म मूल्यांकन और चिंतन से लेखन को बढ़ावा देना। यहाँ पर ग्रुप बनाया था ना, जोड़ी बनाई थी, वो एक दूसरे के जो लेखन है उसको देख रहे थे, दोनों की रचनाएं पढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे से सीख रहे थे। हिंदी कक्षा में शिक्षक ने जल ही जीवन है विषय पर अनुच्छेद लेखन कराया। अधिकांश बच्चों ने विषय से संबंधित विचार लिखे। केवल भाषा में विराम चिन्हों का अभाव, वर्तनी की त्रुटियों और वाक्य विन्यास असंगत पाया गया। शिक्षक बच्चों के लेखन में सुधार के साथ साथ उनके विचारों की अभिव्यक्ति को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस स्थिति में शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? क्वेश्चन इतना बड़ा है, देखकर आपको लगेगा पता नहीं क्या ही है। देखो, 1 मिनट में आप निकाल सकते हो। सभी त्रुटियों को लाल पेन, अभी मैं कह रही थी कि लाल पेन से चिन्हित नहीं करना, केवल व्याकरण नहीं होगा। पहले अच्छे विचारों की सराहना करें, फिर कुछ चुनिंदा त्रुटियों को सामूहिक चर्चा पर चर्चा कर सुधार के उपाय बताएं। बच्चों से कहें कि वे स्वयं अपनी गलतियां खोजें और सही करके दोबारा लिखें। बच्चे स्वयं अपनी गलतियां नहीं खोज सकते, और अगर आपने डायरेक्ट बच्चे को ये कह दिया तुम्हारी ये गलती है, तो बच्चा निरुत्साहित हो सकता है। इसलिए पहले कि जो अच्छे काम है उसके लिए तारीफ करो कि तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये अच्छा किया, तुमने ये अच्छा किया। फिर उसकी गलतियों पर जाओ, और गलतियों के लिए भी आपको दंडित नहीं करना, गलतियों के लिए सामूहिक चर्चा करवानी कि ये गलत हुआ तो ये क्यों गलत हुआ, इसका और बेहतर सॉल्यूशन क्या हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक ने कक्षा में बारिश का दिन विषय पर बच्चों को अपने विचार लिखने को कहा। अधिकांश बच्चों ने केवल बारिश अच्छी लगती है या बारिश में खेलना मजेदार है जैसे सरल वाक्य लिखे। कुछ बच्चों ने बहुत कम वाक्य लिखे, जबकि कुछ बच्चों ने लंबे लंबे वाक्य लिखे लेकिन विचार असंगत थे। लंबे लंबे वाक्य लिखे लेकिन विचार असंगत थे। इस स्थिति में भाषा शिक्षण की दृष्टि से शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अधिक से अधिक लंबा लेखन करने के लिए प्रोत्साहित करें। लंबा लिख लें लेकिन विचार असंगत है, क्या फायदा हुआ? गलत हो गया। बच्चों के विचारों को व्यवस्थित रूप से लिखने और अभिव्यक्ति स्पष्ट बनाने में सहायता करना। टीचर का काम क्या है? सहायता करना। जहां पर बच्चा गलतियां कर रहा है, यहाँ पर बच्चा वर्ड लिख रहा है, वाक्य लिख रहा है, लेकिन वो असंगत है, तो उनको आपको अभिव्यक्ति को स्पष्ट बनाने के लिए मदद करनी है। व्याकरण की गलतियों को चिन्हित करना नहीं है, केवल अच्छे लेखन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में शिक्षक ने कहानी पढ़ने के बाद बच्चों से कहा कि वे कहानी का अलग समापन लिखें। कुछ बच्चों ने दुखद, कुछ ने हास्यपूर्ण और कुछ ने प्रेरणादायक अंत लिखे। शिक्षक ने सभी समापनों की प्रशंसा की और भाषा, कल्पना और विचारों की दृष्टि से उन पर चर्चा करवाई। क्या करवाई? चर्चा करवाई। तो इस स्थिति में भाषा शिक्षण का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? केवल नहीं है कहानी के सही अंत को लिखना सिखाना। सही अंत कुछ नहीं होता, जो बच्चे को सही लगेगा। हर एक बच्चे की अभिव्यक्ति अलग अलग होती है, हर बच्चे का सोचने का तरीका अलग है, तभी तो बच्चा रचनात्मक है, तभी तो बच्चा सर्जनात्मक है। रचनात्मक लेखन के माध्यम से बच्चों की कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में शिक्षक ने छात्रों को किसी कहानी को पढ़ने को कहा, फिर कहा कि कहानी को अपने शब्दों में दोबारा लिखें। पढ़कर क्या करना है? दोबारा लिखना है। कहानी का अंत बदलें और पात्रों के संवाद बदलकर लिखें। इस गतिविधि में छात्रों को सृजनात्मक लेखन और भाषा की विविध अभिव्यक्तियों का प्रयोग, भाषा पर नियंत्रण विकसित होगा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पठन कौशल और जानकारी याद रखने की बात, सृजनात्मकता और आलोचनात्मक लेखन की क्षमताओं का विकास करना, भाषा के व्याकरणिक नियमों का शुद्ध और वर्तनी का अभ्यास करना। गलत हो गया। कहानी के मुख्य विचार और पात्रों की पहचान करने की क्षमता विकसित करना।
ये भी ठीक हो सकता है, कहानी के मुख्य विचार और पात्रों की पहचान करना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा लिखने की बात हो रही है, यानी क्रिएटिविटी की बात हो रही है, सृजनात्मकता की बात हो रही है। क्या इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन लगा पा रहे हैं? अगर लगा पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा में समाचार वाचन गतिविधि कराती है, यानी समाचार वाचन गतिविधि हमारे टाइम में भी स्कूल में हुआ करता था। इस वह विद्यार्थियों को समूहों में बांटकर कहती है कि वे पिछले सप्ताह की किसी एक घटना का समाचार की तरह तैयार करें, शीर्षक दें, भाषा का प्रभावी बनाएं और फिर पूरी कक्षा के सामने पढ़कर सुनाएं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पठन कौशल, पठन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही है, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषा के प्रभावी प्रयोग और वर्तमान घटनाओं के प्रति जागरूकता का विकसित करना। बिल्कुल सही बात है। भाषा के व्याकरणिक नियमों को शुद्ध और वर्तनी का अभ्यास करवाना नहीं होगा, केवल लेखन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक ने बच्चों को शब्दों के अर्थ स्वयं अनुमान लगाने, उन्हें वाक्यों का प्रयोग करने और समूह में चर्चा करने के अवसर दिए। उससे बच्चों की त्रुटियों को तुरंत नहीं सुधारा, बल्कि उन्हें स्वयं अपनी भाषा पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। इस शिक्षण दृष्टिकोण का मुख्य आधार क्या है? शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश और तत्काल सुधार तो किया ही नहीं टीचर ने, केवल लिखित कार्य के माध्यम से अर्थ ग्रहण करना, लिखने की बात भी नहीं हो रही है। बच्चों के अनुभवों पर आधारित स्वतंत्र अन्वेषण करना, याद करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को किसी कविता की विभिन्न पंक्तियों को के कार्ड देती है। विद्यार्थी समूहों में मिलकर उन पंक्तियों को सही क्रम में लगाते हैं, कविता का पाठ करते हैं, यह बताते हैं कि उन्होंने यह क्रम क्यों चुना। शिक्षिका फिर अन्य समूहों को अनेक उनके क्रम और तर्क पर चर्चा कराती है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। एक कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को एक विज्ञापन पढ़ने को दिया और पूछा कि विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा, चित्र और शब्द कैसे लोगों को किसी वस्तु के प्रति आकर्षित करते हैं। एक विज्ञापन दिया और उसमें दिखाया कि जो विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा है, चित्र है और शब्द है, वो लोगों को कैसे आकर्षित करते हैं। जैसे आप 7 दिन में गोरे हो जाओगे, ये क्रीम लगाओ, ऐसे विज्ञापन आते हैं ना, वो हमें आकर्षित भी करते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कहा कि वे किसी सामाजिक संदेश जैसे स्वच्छता, जल संरक्षण पर अपना स्वयं का लघु विज्ञापन बनाएं और कक्षा में प्रस्तुत करें। जैसा विज्ञापन मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है, इसी तरीके से आपको अपना लघु विज्ञापन तैयार करना है। तो विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति और पाठ को याद करने की तो यहाँ कोई बात हो नहीं रही है। भाषा के व्याकरणिक नियमों को शुद्ध और वर्तनी का बात भी नहीं हो रही। सभी विद्यार्थियों को एक समान उत्तर लिखवाकर मूल्यांकन को सरल बनाना, बच्चों से कभी भी सेम एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं है। हर एक बच्चे की आनुवंशिकता अलग है, हर एक बच्चे का वातावरण अलग है, इसलिए बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, बच्चे की रुचि अलग है, बच्चे का मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा अलग है। तो हर एक बच्चे के लिए अलग शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करना है, अलग शिक्षण विधि का यूज करना है। विज्ञापन की भाषा, चित्र और शब्दों का प्रभाव को समझकर रचनात्मक अभिव्यक्ति एवं सार्थक संप्रेषण कौशल का विकास करना बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षिका ने कक्षा में कविता पढ़ाई, फिर विद्यार्थियों को समूहों में बांटा और कहा कि कविता की पंक्तियों को अपने शब्दों में सरल गद्य में लिखें। इसके बाद प्रत्येक समूह ने अपनी रचना सुनाई, अन्य समूहों के सुझाव दिए और विचार और भाव को स्पष्ट कैसे किया जा सकता है। अंत में पूरी कक्षा ने मिलकर सर्वश्रेष्ठ रूप से तैयार किया। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? कंठस्थ कराना नहीं था, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति, सहयोग, अर्थ ग्रहण करना, रचनात्मक लेखन कौशल का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिक्षक ने कक्षा में पर्यावरण संरक्षण विषय पर चर्चा के बाद विद्यार्थियों से कहा
कि वो समूह बनाकर अपने मोहल्ले, गांव, विद्यालय के पर्यावरण से जुड़ी किसी एक समस्या की पहचान करें। एक समस्या की पहचान करना है, उसके कारण समाधान खोजे और उन समाधानों को लागू करने की कार्य योजना तैयार करें। अगले सप्ताह प्रत्येक समूह अपनी योजना का प्रस्तुतिकरण देगा। क्या ये व्याख्यान विधि है, क्या ये परियोजना विधि है, क्या ये खोज विधि है, क्या ये प्रदर्शन विधि है? ये आपकी परियोजना विधि है, ये आपका प्रोजेक्ट मेथड है। जब आपको किसी भी एक समस्या पर काम करने के लिए दिया जाता है, जब आप एक ग्रुप में कर सकते हो, जब आप किसी भी गांव मोहल्ले में जाकर एक समस्या के बारे में जानकारी इकट्ठे करते हो, उसके कारण सब चीजों का एनालिसिस खुद करते हैं, तो वो आपकी परियोजना विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि वो पहले कहानी लेखन की विशेषताओं को समझे और उदाहरणों के साथ उनकी सूची बनाए। क्या करना है? पहले कहानी लेखन की विशेषताओं को समझे और फिर उदाहरणों के साथ उनकी सूची बनाए। उसके बाद उन्हें समूहों में बांटकर स्वयं एक कहानी लिखने को कहा। फिर सभी समूहों को अपनी कहानी कक्षा में सुनानी थी और सहपाठियों की प्रतिक्रिया लेकर उसमें सुधार करना था। ये कौन सी विधि है? क्या ये निर्देशन विधि है, क्या ये परियोजना विधि है, क्या है ये समस्या समाधान विधि है, ये सहकारी अधिगम विधि है? यहाँ पर ग्रुप में, समूह में सीखने की बात हो रही है। जब बच्चा समूह में अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, तो वो आपकी सहकारी अधिगम विधि होती है। एक शिक्षक कहानी को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से कहता है कि वो कहानी का अंत बदलकर अपना स्वयं का नया अंत लिखे और कारण बताए, उन्होंने ऐसा परिवर्तन क्यों किया। उसके बाद शिक्षक ने समूह में चर्चा कराई और विभिन्न अंतों की तुलना करते हुए यह समझने को कहा कि किस अंत में कौन सा संदेश सबसे प्रभावी होगा। तो ये कौन सी शिक्षण विधि है? क्या ये कहानी कथन विधि है, क्या ये सहयोगी अधिगम है, क्या ये परियोजना है, क्या ये समस्या समाधान है? कौन सी है? सहयोगी अधिगम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पहले सूचना एकत्र करने गतिविधि में संलग्न किया, फिर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उनसे सामान्यीकरण करने को कहा और अंत में नए उदाहरण देकर सामान्यीकरण की जांच करवाई। इस क्रम में शिक्षक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? क्या आगमन का किया, निगमन का किया, प्रश्नोत्तर का? यहाँ पर प्रश्न तो हो नहीं रहे हैं। क्या यहाँ पर समस्या समाधान है? समस्या समाधान में क्या होता है? जब बच्चों के सामने एक समस्या दी जाती है, जब बच्चों की डेली लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अपने क्लास में सीखे हुए ज्ञान से करते हैं, तो वो समस्या समाधान विधि होती है। तो इसमें आगमन है या फिर इसमें निगमन है? जब भी आप उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं, सूचना से सूचना एकत्र कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? गतिविधि में संलग्न किया, फिर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सामान्यीकरण करने को कहा। सामान्यीकरण का मतलब ही होता है नियम निकालना, यानी आप उदाहरण से नियम गए हैं तो आपकी आगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी सवाल, आज गले ने बिल्कुल साथ नहीं दिया है। एक शिक्षक ने भाषा शिक्षण के समूह लेखन यानी ग्रुप राइटिंग की गतिविधि कराई। शिक्षार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटकर एक विषय दिया और कहा कि वे मिलकर विचार करें, मुख्य बिंदु लिखें और उन्हें क्रमबद्ध करके एक अनुच्छेद तैयार करें। इस गतिविधि का कौन सा शिक्षण उद्देश्य सर्वाधिक विकसित होता है? व्याकरण के नियमों का शुद्ध उपयोग करने की क्षमता नहीं होती, सहयोग, विचार विनिमय और संगठन और अभिव्यक्ति कौशल इससे डेवलप होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कितने आंसर आपके ठीक हुए? आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है? ये सब मुझे कमेंट करके बताना। टॉपिक कौन सा डिफिकल्ट लगता है? आप कौन सा टॉपिक ऐसा है कि जो आप चाहते हो कि हमें ये कोई करा दे तो हम ये टॉपिक कर लें, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।